सभी को नमस्कार। अगर आप भी यूजीसी नेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज का वीडियो आपके लिए अति बेहतर साबित होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम जो हिस्ट्री विषय का 28 जून 2025 को जो शिफ्ट 1 के अंदर पेपर आया था उस पेपर का सॉल्यूशन करेंगे। इस पेपर के अंदर जनरल पेपर भी साथ में और हिस्ट्री सब्जेक्ट का साथ में, तो जनरल पेपर किसी भी सब्जेक्ट का होगा उसके लिए भी हेल्पफुल रहने वाला है। तो आप अगर किसी भी सब्जेक्ट में और नेट की तैयारी कर रहे हो, नेट या जेआरएफ की, तो आपको इस वीडियो को काफी बारीकी से देखना जरूरी है, क्योंकि जो पिछली जो एग्जाम्स हुई थी उसके अंदर किस टाइप से प्रश्न आए थे और उन प्रश्नों का क्या लेवल था वो समझने में आपको काफी आसानी होगी। और कई बार प्रश्न हूबहू, तो कई बार हूबहू नहीं तो उसी टाइप के जो प्रश्न है, पैटर्न है, वो पैटर्न आपको समझने में आसानी रहेगी। तो चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। तो इसके अंदर दोनों कुल 150 प्रश्न हैं। जो 50 प्रश्न हैं शुरुआत के वो तो जनरल प्रश्न है, जो सामान्य पेपर होता है जिसको जनरल पेपर कहते हैं उसके हैं, और जो 100 प्रश्न है वो हिस्ट्री सब्जेक्ट के। तो पहले हम जनरल पेपर को हम सॉल्यूशन यहाँ करने वाले आज के इस पार्ट 1 के अंदर। तो बिल्कुल ही आपको ध्यान से इसको देखना है, सभी चीजें आपको पूर्ण विश्लेषण के साथ में आपको बताई जाएगी, अच्छे से आपको समझाई जाएगी। और ये वीडियो देखने के बाद आपके काफी सारे जो डाउट्स है वो भी आपके क्लियर हो जाएंगे। ये अंग्रेजी वाला पार्ट्स था इसलिए मैंने इसको स्किप किया, मैं हिंदी वाले पार्ट्स को सॉल्यूशन करवाऊंगा। अब हमारे सामने आ चुका है क्वेश्चन संख्या 1, जिसके अंदर क्या तालिका दी गई है। इसमें 5 मध्य ABCD और इस साइड के अंदर हमें 4 मध्य और 5 ईयर्स दिए गए हैं। तो इनमें दो चीजें दी गई है, हर मध्य की एक लागत मूल्य यानी क्रय मूल्य, दूसरा है विक्रय मूल्य यानी बिक्री मूल्य, विक्रय मूल्य को बिक्री मूल्य को। तो इसमें सभी प्रश्न हम जब देखेंगे तो इसमें एक चीज कॉमन है, और वो चीज कॉमन क्या है कि इसके अंदर सभी प्रश्नों में लाभ प्रतिशत पूछा गया। तो आप फटाक से क्या करना, इस तालिका के 5 ईयर के चारों 4 मध्य जो है उनका आपको क्या करना है, अगर पहले से ये रफ जो आपके पास में रफ वर्क का जो कागज होता है उसके ऊपर आप इसके प्रतिशत आप निकाल दीजिए, ताकि आपके जो इनके प्रश्न हैं उनका प्रश्न का हल करने में आपको बहुत ही आसानी रहेगी। जैसे हम पहला प्रश्न हल करते हैं, तो प्रश्न संख्या पहले के अंदर पूछा गया कि कौन सी मद प्रत्येक वर्ष लागत पर समान प्रतिशत लाभ देती। तो हर ABCD 4 है, उसमें देखना है कि हर वर्ष लागत के समान प्रतिशत यानी एक जैसा लाभ किसमें मिलता है, परसेंट में एक जैसा होना चाहिए। सब में 5% है तो 5% होना चाहिए, 10 है तो 10 होना चाहिए, 15 है तो 15, ऐसा कौन सा। तो सबसे पहले ए मद को हम चेक करेंगे। तो यहाँ आपको इसका एक सूत्र है, वो सूत्र क्या कहता है लाभ प्रतिशत ज्ञात करने का, कि विक्रय मूल्य माइनस लागत मूल्य बटा लागत मूल्य इनटू यानी मल्टीप्लाई शो करना। तो उसके हिसाब से हम इस प्रश्नों को सॉल्यूशन अभी यहाँ पर हम करने वाले, तो आपको इसको ध्यान से देखना। तो जैसे आप कैसे ज्ञात करना है कि आपको जो बिक्री मूल्य है, इस बिक्री मूल्य जो 2,30,000 रुपए, इसमें से जो इसका लागत मूल्य 2 लाख घटाना है। तो हमें पता है कि इसमें से कितना रह गया, ये 30,000 रुपए, ये 30,000 आ गया। अब बटा में लागत मूल्य 2 लाख रुपए, तो यहाँ पर हम ये 2 लाख रुपए यहाँ पर कर दिए और मल्टीप्लाई में हमें क्या करना है, 100 करना है। अब देखो हमें क्या करना है, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, फिर यहाँ पर ये 3 जीरो, तो ये 3 जीरो कट, यहाँ 30 रहे या 2, तो इसका इसमें भाग दे दिया, तो यहाँ पर कितना आ गया 15%। तो ऐसे जब आप ए मद को काउंट करोगे तो ए मद के जो 2015 से 2019 तक सभी का इस तरीके से परसेंट निकालोगे तो सब में एक ही परसेंट आएगा, समान आएगा, वो है 15%। बाकी किसी में नहीं आएगा, इस ए में आएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन संख्या 1 ए होगा, क्योंकि इसमें क्या पूछा है कि समान आएगा, समान प्रतिशत लाभ आना चाहिए। अब हम बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। तो प्रश्न संख्या इसमें दूसरा है, जिसके अंदर पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी मद केवल प्रथम 2 वर्ष, अब 2 वर्ष हमारे पूछे 2015 और 16, 5 वर्ष है, और फिर पूछा अंतिम 2 यानी 5 में से आपको बीच वाला 2017 काउंट नहीं करना है,
2015 काउंट करना है और उसके बाद में हमें काउंट करना है 2015-16 और फिर 2018-19। इन दोनों के अंदर प्रतिशत समान होने चाहिए। तो इसके अंदर जब हम प्रतिशत निकालेंगे, फॉर्मूला वही है जो अभी आपको बताया, उसी हिसाब से हमें निकालना है। तो इसके अंदर जब हम इसका परसेंटेज निकालेंगे तो वो परसेंटेज हमारे पास में आएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में क्या होगा, इस तरीके से जो परसेंटेज निकालेंगे तो उस परसेंटेज के अंदर जो लाभ आएगा वो वर्ष 2015, वर्ष 2016 और वर्ष 2018 और वर्ष 2019, इन दोनों का ही जो हम परसेंटेज निकालेंगे तो कितना परसेंटेज आएगा, 15% इनका आएगा। अब आप कहोगे कि कैसे, तो अभी मैं आपको फिर से ऊपर थोड़ा उस टेबल पर ले चलता हूं और वहीं पर हम देखेंगे कि किस तरीके से आएगा। तो ये टेबल पर हम फिर से आ चुके हैं और हमें क्या देखना है, हमारा ऑप्शन था सी। तो सी के अंदर ही मैं आपको बताऊंगा कि हमें 2015 का देखना है, ये वाला ऑप्शन। तो इसके अंदर हम जब इसको घटाएंगे तो घटाएंगे क्या है, यहाँ पर है 25,000 और इस साइड में है 28,750, यानी दोनों का डिफरेंस कितना रहा कि 3,750। अब इसमें भाग्य करेंगे 25,000 और मल्टीप्लाई करेंगे 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। अब 375 है, इसमें हम 25 का भाग देंगे। पहले एक बार गया 25 और फिर 125, तो यहाँ पर 5 बार, तो यहाँ 15% आ गया। ऐसे इन दोनों का हम जब निकालेंगे 27,500 तो 31,625, तो इनका भी 15% आएगा। और फिर जब हम 2017 का निकालेंगे, यहाँ पर आप देखिए इन दोनों का भी 2018-19 का भी 15% आएगा, लेकिन जो 2017 है उसका हमारे आंसर वो आएगा, वो है आपके 10%। जब आप देख लीजिए यहाँ 40,000 है, यहाँ 44,000 है, तो डिफरेंस यानी लाभ कितने का, 4,000 का। भाग हम करेंगे 40,000 से, मल्टीप्लाई 100, 2 जीरो से 2 जीरो, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, तो यहाँ भाग गया 40 में 4 का 10 बार। तो इसने यही पूछा था कि जो प्रथम 2 वर्ष यानी 15-16 और अंतिम 2 वर्ष यानी 18-19 का जो लाभ प्रतिशत है वो समान आना चाहिए। तो वो समान केवल और केवल इसी में आ रहा है, बाकी किसी में नहीं आ रहा है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट तीसरे प्रश्न की ओर। वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है, परंतु आपको वीडियो को अच्छे ढंग से देखना है ताकि आपको हर बात एकदम क्लियर ढंग से आपको समझ में आ सके। तो अब ये तीसरा प्रश्न हमारे सामने आ चुका है। प्रश्न संख्या 3 क्या बोल रहा है, प्रश्न संख्या 3 कह रहा था किस मद का लाभ प्रत्येक वर्ष 1% से बढ़ा है। कितने प्रतिशत का कह रहा है ये, कि 1% के हिसाब से बढ़ा हो। तो फॉर्मूला वही है, जैसे अभी आपने काउंट किया वैसे ही हमें काउंट करना है। इसलिए तो कहा कि पहले ही अगर आप टेबल्स के अंदर सभी मदों के सभी वर्षों के अगर आपने लाभ के परसेंटेज निकाल दिए तो फिर आपको देखते ही इस प्रश्न का उत्तर कर देना है। तो ऐसे परसेंटेज आप निकालोगे तो आप देखो कि जो ऑप्शन संख्या इसका 4 यानी डी सही आएगा। जो मद डी है उसमें 2015-16 का 15% है, 2015 का 15%, 16 का 16%, 17 का 17%, 18 का 18 और 19 का 19% आएगा। फॉर्मूला वही है, उसी तरीके से हमें हल करना है। थोड़ा सा आपको एक बार के लिए दिखा देता हूं कि किस ढंग से आपको करना। परसेंटेज वही है, फॉर्मूला वही है, केवल 1-2 वर्ष का मैं आपको निकाल करके आपको बता देता हूं। जैसे कि इसका ये मद तो आपने देख लिया 25,000 और 28,750, ये दोनों का सेम है, अभी हमने निकाला था, तो इसका तो आपके 15% आ गया। ठीक है, अब दूसरे का देखेंगे। इसका यहां पर आप देखिए कि 27,500 है और दूसरी तरफ 31,900 है, तो कितना डिफरेंस रह गया, 500 के ऊपर आपको 400 का डिफरेंस रह गया। और इस साइड में आएंगे तो 27 और 4 31 होते हैं, तो
4000 का डिफरेंस है, तो 4400, तो 4400 भाग्या कितना हो गया कि 27500, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, 2 जीरो से 2 जीरो कट हो गए, और अब यहाँ हमारे पास रह गए 275, 5 का भाग जा रहा है, तो इसलिए इन सबको आप भाग दे दो, कट कर दो, तो यहाँ पर जो आपका उत्तर आएगा वो आएगा आपके 16%। कितने परसेंट आएगा? 16%। वैसे 17, 18, 19 ऐसे आपका परसेंटेज बढ़ता ही चला जाएगा। तो इस तरीके से आपको इनका सॉल्यूशन करना है। लगता है अभी आप समझ गए होंगे। कुछ भी दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और ऐसा समझ में नहीं आए तो मैं मैथ का ऊपर हर प्रश्नों को अलग अलग तरीके से मैं एक चार्ट बना करके इन प्रश्नों को फिर से भी आपको समझा दूंगा। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 पूछ रहा है 21 मद पर प्रथम वर्ष में हुए लाभ प्रतिशत की तुलना में अंतिम वर्ष में हुए लाभ प्रतिशत में 10% की अर्जन यानी बढ़ोतरी हुई, वृद्धि हुई। तो इसका मतलब क्या है? इसने क्या पूछा? प्रथम वर्ष यानी पहला वर्ष 2015 है, अंतिम वर्ष यानी लास्ट वाला वर्ष है 2019। तो दोनों के बीच में कितना होना चाहिए फर्क? 10% का, 10% का फर्क होना चाहिए। तो इसका मैं पहले आपको राइट आंसर बताता हूं। राइट आंसर इसका है बी, ऑप्शन संख्या 2 का बी है। बी के अंदर क्या हो रहा है? 2015, 16, 17, 18 सब जगह 10% की वृद्धि हो रही है। कितने परसेंट की? 10%। लेकिन 2019 में 11% की वृद्धि हो रही है। तो अब 11 में से 10 घटाएंगे तो पीछे कितना रह गया? 1। अब 1 का हम जब परसेंट निकालेंगे तो 1 के अंदर ये भाग्या 10 मल्टीप्लाई 100, 0 से 0 कट गया, और यहाँ 10 और 1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है? 10% की। तो ये 10% की, इसका सभी का ये बिल्कुल ही इजी टेबल था और कोई हार्ड टेबल नहीं था, और आराम से इसमें आप पांचों के पांचों प्रश्न आप आराम से इसमें हल कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है इसका, इसी टेबल का जो 5वां और अंतिम प्रश्न है। ये प्रश्न कह रहा है कि 2015 की लागत पर 2019 में मद डी के बिक्री मूल्य पर लाभ का प्रतिशत क्या था? याद रखना, डी का पूछ रहा है मद, 2015 का तो लागत मूल्य, ये ध्यान रखना। 2015 का तो मैं अभी आपको चार्ट पर ले जाकर के समझाऊंगा। 2015 का तो ये लागत मूल्य पूछ रहा है, और जबकि 2019 का क्या पूछ रहा है? बिक्री मूल्य। ध्यान रख, लागत मूल्य यानी क्रय मूल्य, बिक्री मूल्य यानी विक्रय मूल्य आप मान सकते हो। तो अब मैं आपको उस टेबल पर ले चलता हूं, वहीं से डी मद का 2015 और 2019 का हम आपको कंपैरिजन कराएंगे, और इसको बिल्कुल इजी तरीके से आपको समझाया जाएगा। तो ये हम यहाँ पर चार्ट पर आ चुके हैं, और अब यहाँ पर आप देखिए डी का 2015 का इन्होंने लागत मूल्य का, तो 2015 का ये लागत मूल्य 25,000 रुपए, और 2019 का विक्रय मूल्य का है, तो 2019 का विक्रय मूल्य ये है 40,460। तो अब आपको क्या करना है? 40,460 में से ये माइनस करना 25,000। तो हम 25,000 माइनस करेंगे तो पीछे कितना रह गया? 15,460 रुपए। ये इसका लाभ आ गया, डिफरेंस कह सकते हो कुछ भी। अब इसके अंदर हमेशा भाग लागत मूल्य का ही आएगा, तो यहाँ पर 25,000 और मल्टीप्लाई हमेशा 100 से ही होगा। फॉर्मूला एक ही फॉर्मूला है सबके अंदर। फिर हम 2 जीरो से 2 जीरो को कट, 1 जीरो से 1 जीरो को कट। अब यहाँ पर जो 25 हमारे पास रह गए हैं उसका हमें 1546 में भाग देना, और ये जब भाग देंगे तो ये आएगा 61.84%, और यही हमारा उत्तर होगा 61.84। तो हम देखते हैं, फिर से उस प्रश्न के ऊपर पहुंचते हैं, कौन से ऑप्शन के अंदर है ये उत्तर। फिर से हम यहाँ आ चुके हैं और यहाँ हम देखेंगे तो ये इसका ऑप्शन जो संख्या है 3 राइट होगा, 61.84%। अब आप इसको हल करोगे, पॉइंट में निकालने की जरूरत ही नहीं, सीधा आप उसमें भाग दिया
61 आ गया। बस आपको आगे कोई माथापच्ची करने की, समय बिगाड़ने की जरूरत नहीं है और आप सीधा ऑप्शन 3 टिक करके आगे बढ़ सकते हो। बिल्कुल ही पहले से अगर आप परसेंट निकाल के रखे हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके 4 जो ऊपर वाले प्रश्न थे वो तो परसेंटेज से सॉल्व, इसमें भी फॉर्मूला वही है लेकिन थोड़ा सा तरीका अलग है। अब हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट प्रश्न संख्या 6 है। प्रश्न संख्या 6 ध्यान से पढ़ना है हमें। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है कि किस प्रकार शोध में शोधकर्ता शोध अंतर्गत विषयों और लोगों के समूह, शोध अंतर्गत विषयों और लोगों के समूह का भाग बनकर प्रेक्षण करता है। प्रेक्षण मतलब उसको देखता है, ऑब्जर्वेशन करता है उनका। इसका शोध अंतर्गत, शोध के अंतर्गत विषय और लोगों के समूह का खुद भाग बन जाता है, यानी उनके साथ रहता है। इसको सहयोगी पर्यवेक्षण भी कह सकते हैं, है ना, सहभागी पर्यवेक्षण भी इसको हम कह सकते हैं। तो किस तरीके का होगा, या सहभागी निरीक्षण भी इसको हम कह सकते हैं। तो इसका ऑप्शन संख्या जो 1 है वो क्या कहता है। वैसे अब देखो आपको सीधी ट्रिक बताता हूं, जहां पर समूह की बात हो, लोगों की बात हो, तो यहाँ लोग है तो लोग किस में आएंगे, नर। नर का मतलब क्या होता है, लोग ही होता है। तो इसका ऑप्शन तो सही यही होगा, ऑप्शन संख्या 2 जो है। और बाकी ऊपर भी हम बात करेंगे। इसका सही उत्तर तो है नर जाति वर्णन शोध। लेकिन क्रियात्मक शोध क्या है उसके ऊपर भी बात करेंगे। चारों ऑप्शन आपको क्लियर करेंगे। तो क्रियात्मक शोध के अंदर क्या होता है कि किसी भी, कोई भी प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम का हल निकालना है तो उसका हल निकाला जाता है, किसी समस्या का समाधान किया जाता है इसमें। तो वो जो किसी समस्या का समाधान होगा तो वो तो हो गया क्रियात्मक शोध। और दूसरा है नर जाति वर्णन शोध। तो उसके अंदर क्या होता है, इसमें शोधकर्ता क्या करता है, जो भी अध्ययन किया जाएगा किसी भी समूह का, क्योंकि हम देखते कई समूह ऐसे होते हैं जो जानकारी नहीं देना चाहते या बाहरी लोगों के साथ घुल नहीं पाते या किसी और भी वजह से, या ऐसा ना हो तो भी किसी जाति का हमेशा कोई कुछ न रियलिटी नहीं आती। तो किसी भी कार्य को, हमारे शोध कार्य को, रिसर्च वर्क को अच्छा बनाने के लिए इस तरीके का अध्ययन किया जाता है, जिसमें क्या है कि जिस भी समूह का शोधकर्ता अध्ययन कर रहा है उसका समुदाय, समूह या संस्कृति के बीच में रहेगा, उनके साथ में रहेगा, साथ में रह करके उनके लोगों का व्यवहार देखना पड़ेगा, उनकी परंपराओं को समझेगा, उनके सामाजिक संबंधों का अध्ययन करेगा। और इस तरीके से जो अध्ययन करता है वो है नर जाति वर्णन शोध कहलाता है। और ये होता है सहभागी निरीक्षण के द्वारा। तीसरा हम देखेंगे विवरणात्मक सर्वेक्षण क्या है। ये सर्वेक्षण तब होता है जब शोधकर्ता प्रश्नावली बनाकर या साक्षात्कार लेकर के उनका विवरण प्राप्त करता है, तो इसमें कहते हैं विवरणात्मक सर्वेक्षण। और चौथा है प्रयोगात्मक। प्रयोगात्मक का आपको पता ही होना कि प्रयोग होगा, किसी के ऊपर नियंत्रण या किसी समूह पर प्रयोग किया जाएगा, है ना, तो वो प्रयोग आधारित शोध कहलाएगा। तो आप समझ गए होंगे 4 ऑप्शन का। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 7 की तरफ। तो प्रश्न संख्या 7 है शोध के निम्नलिखित चरणों को उनके घटित होने के क्रम में, घटित मतलब पहले कौन सा आएगा बाद में कोई भी रिसर्च वर्क करते हैं, तब चाहे शोध पत्र लिखे या पीएचडी वर्क करें, तो उनके लिए जो स्टेप होता है वो कॉमन स्टेप होता है। वो स्टेप का एक क्रम क्या है, उस क्रम की यहाँ पर बात की गई है। तो पहला ऑप्शन है कि निष्कर्ष प्राप्त करना। तो हमें पता है कि निष्कर्ष कब आता, सबसे अंत में आता है। हम भले शोध पत्र लिखे, कोई थीसिस लिखे या कोई कुछ भी काम ऐसा करे जिसमें निष्कर्ष कब आएगा, सबसे अंत में। तो ए तो सबसे अंत में होगा। इन चारों ऑप्शन में ए सबसे अंत में ही दिया गया। फिर हम देखेंगे कि परिणामों की व्याख्या। तो परिणामों की व्याख्या क्या है, कहां पर आएगी, क्योंकि परिणाम तो तभी हमें मिलेंगे जब हमारे पास डेटा होगा, उनका हम विश्लेषण करेंगे, तभी हमारे पास परिणाम यानी रिजल्ट हमारे समक्ष आएगा। फिर है परिकल्पना का निर्माण, हाइपोथेसिस।
तो परिकल्पना में भी समय लगेगा। शोध समस्या को परिभाषित करना, आश्रित चर का, यही ऑप्शन आपको कंफ्यूज करता है सबसे ज्यादा। इसका मतलब होता है डेटा का कलेक्शन करना। तो हमारे पास क्या, पहले हमारी शोध की समस्या क्या है उसको हम परिभाषित करना पहले आएगा, है ना। शोध समस्या क्या है, उस समस्या को हम पहले परिभाषित करेंगे। तो पहला स्टेप ये डी आएगा। तो डी किसमें है, 1 और 2 में। तो ये 3 और 4 तो हमारे कट हो गए, हम इनके ऊपर ही ध्यान देना। और दोनों में दूसरा ऑप्शन सी है। और हमें पता है कि शोध समस्या को परिभाषित हम करना है, तो उसके बाद में दूसरे नंबर पर आएगा परिकल्पना। ये पहले नंबर हो गया, फिर दूसरे नंबर पर आ गया परिकल्पना का निर्माण, हाइपोथेसिस। फिर परिकल्पना का हमने निर्माण कर दिया, तो उसके बाद में हम क्या करेंगे, हमें क्या करना पड़ेगा, फिर हमें तो डेटा कलेक्शन करना पड़ेगा। डेटा कलेक्शन कौन सा है, आश्रित चर का मापन करना। यानी ये मतलब क्या है, डेटा का संकलन करना, कलेक्शन करेंगे हम, डेटा इकट्ठा करेंगे, तो 3 नंबर पर ये आ जाएगा। तो ऑप्शन संख्या इसका राइट हो जाएगा ए। ऑप्शन संख्या 1 इसका राइट हो जाएगा। उसके बाद में क्या, अंतिम तो मैंने निष्कर्ष बोल दिया, तो फिर परिणामों की व्याख्या आ जाएगा और अंतिम आ जाएगा निष्कर्ष प्राप्त करना। तो इस तरीके से आपको इनको समझना है और समझ करके इनके उत्तर देने। कभी आपको अगर हिंदी वाले में समझ में नहीं आए तो इसका अंग्रेजी जो ट्रांसलेशन वाला साथ में दिया उससे भी आप समझ सकते हो, क्योंकि कई बार हिंदी वर्ड बदल जाते हैं, ऐसे शब्द आ जाते हैं जो हमने सुने भी नहीं है या पढ़े भी नहीं है, तो उनको भी हम हल कर सकते हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 भी इसी से संबंधित है, रिसर्च वर्क से ही संबंधित है। इसमें है डाटा विश्लेषण के लिए प्राचलिक परीक्षण में प्रयुक्त होने वाली शर्त क्या। अब इससे आगे वाला प्रश्न अप्राचलिक का और ये प्राचलिक का, तो इसको ध्यान से आपको देखना है। अब इसमें ऑप्शन संख्या पूछ रहा है कि यहाँ पर ये जो 5 विकल्प है, 5 में से ये पूछ रहा है कि सही उत्तर सुनना, सही कौन से कथन है। पहला कह रहा है कि जो एन है, एन यानी जो कोई भी वस्तु हो, डेटा हो, जो भी हो, उसका मान है वो 30 से ज्यादा होना चाहिए। यानी ऐसा कह सकते हैं कि आमतौर पर प्रति दर्श का जो आकार है वो बड़ा होना चाहिए, जबकि प्राचलिक जो प्रेक्षण है उसकी शर्त के अंदर ये मैच नहीं होता, क्योंकि प्राचलिक जो डेटा है, प्रेक्षण है प्राचलिक का, उसका जो कहता है, उसका पहला जो हम देखते हैं, जिससे हम टी टेस्ट से या इनोवा टेस्ट से इसको हम निर्धारित करते हैं, तो इसका जो पहला ऑप्शन है वो होता है डेटा का वितरण करना। तो डेटा का वितरण क्या करता है, 2 शब्द की बात करता है। एक तो होता है सामान्य, कि नॉर्मल होना चाहिए, डेटा कैसा होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए। उसके आकार की बात करें तो वो आकार भी कैसा होना चाहिए, घंटी के आकार का होना चाहिए। तो इसमें जो बात हो रही है कि आमतौर पर प्रतिशत का आकार बड़ा होना चाहिए, तो ये क्या हो गया, ऑप्शन 1 गलत हो गया। इसमें तो नॉर्मल की बात तो हुई है, तो इस बात को ध्यान रखना। सामान्य यानी क्या होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए। तो ये नॉर्मल वाली बात कहाँ, बी में डाटा सामान्य वितरण का अनुसरण करता, तो ये बिल्कुल सही है। तो ये हो गया। जबकि ए में क्या था, एक सामान्य सुझाव था, कैसा, सेंट्रल लिमिट थ्योरी के कारण की बात कर रहा था, लेकिन इसे हम एक अनिवार्य शर्त के रूप में नहीं मान सकते कि हमेशा ऐसा होता है, अनिवार्य की बात है। तो ये इसलिए ये गलत हो गया, बी सही हो गया, क्योंकि इसमें हमने पहला ही नियम पढ़ा था कि डेटा का वितरण सामान्य यानी नॉर्मल होना चाहिए और वो घंटे के आकार का होगा। फिर सी कहता है सभी प्राचल ज्ञात होने चाहिए। अब आपको यहां पर ध्यान से देखना, इस कथन को आप पढ़ोगे तो सीधा सा आप इसको रॉन्ग ही कर दोगे, क्योंकि कोई भी ऐसा हो ही नहीं सकता सभी प्राचल ज्ञात होने चाहिए। तो इसका नियम क्या कहता है, नियम कुछ अलग ही कहता है, क्योंकि जो भी प्राचलिक परीक्षण का उद्देश्य अक्सर अज्ञात प्राचलों का अनुमान लगाना होता है, तो यहां पर सभी प्राचल ज्ञात हो ही नहीं सकते, क्योंकि अनुमान लगाना होता, तो सी गलत हो गया। फिर
डी क्या कहता है, आश्रित स्वर का मापन अंतराली और अनुपात मापनी पर होना चाहिए। जब मापनी यानी स्केल, जब स्केल देखते हैं तो स्केल के अंदर इसके जो प्राचलिक प्रेक्षण इसमें दो ही बातें आती हैं। पहला है वो आश्रित स्वर कम से कम क्या होना चाहिए, अंतराल यानी इंटरवल होना चाहिए, या फिर अनुपात यानी रेशियो में होना चाहिए। ये दो बातें हैं जिसमें इसकी मापनी मापी जा सकती है। यानी इसका डेटा कैसा होना चाहिए, संख्यात्मक होना चाहिए, वजन के रूप में, ऊंचाई के रूप में, तापमान के रूप में, जिसको माप सके। तो डी ऑप्शन सही हो गया, बी और डी हुआ अभी तक सही, जबकि ए और सी गलत हो चुका है। यहां तक उत्तर तो आ ही गया होगा, क्योंकि ए हट गया तो ये दो ऑप्शन शुरुआत में हट गए, फिर सी तो सीधा कैंसिल हो गया तो ये तीसरा ऑप्शन भी हट गया, तो फिर एक ही ऑप्शन रहा शेष हमारे पास। तो इसका राइट तो यही होगा कि बी, डी और ई। फिर भी हम ई देख सकते हैं। ई क्या है, प्रसरण की समरूपता। तो इसका तीसरा नियम है, वो नियम यही कहता है कि प्रसरण समरूपता होनी चाहिए उसमें, तो विभिन्न समूह के जो बीच में प्रसरण समान होना चाहिए। तो इसलिए ये क्या हो गया, ई कथन भी सत्य है। तो इस तरीके से लगता है अभी आपका ये सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो जो नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 9, ये अप्राचलिक परीक्षण का, वो प्राचलिक था, ये अप्राचलिक। अगर आपने ऊपर का दोनों में से एक के बारे में भी आपको थोड़ी जानकारी अगर आपके पास है, और थोड़ा हमेशा कॉमन सेंस होना चाहिए, क्योंकि बिना कॉमन सेंस के आप नेट, जेआरएफ जैसी एग्जाम को फाइट नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये इनके प्रश्न किसी गाइड में सारे प्रश्न तो मिल नहीं सकते, और अगर मिल भी जाए काफी प्रश्न तो हमें उतने याद नहीं रहते। तो वहां कॉमन सेंस बहुत ही जरूरी है हमारे। तो इस बात को हमें ध्यान रखना है। यहाँ पर वितरण मुक्त अप्राचलिक परीक्षण की विशेषताएं पूछी, विशेषताएं कहो या शर्तें कहो, तो इनको हम देखेंगे। तो इसमें भी वही है, डेटा का वितरण, मापनी और प्रसरण, तीन बातें इसमें भी हमें देखनी है। तीनों में क्या है कि वितरण के अंदर क्या है, इन्हें सामान्य वितरण की आवश्यकता नहीं होती, जो कि प्राचलिक में तो क्या था, सामान्य वितरण होना चाहिए, नॉर्मल, तो इसमें उसकी आवश्यकता नहीं होती। इसी कारण तो इसे वितरण मुक्त शब्द यहाँ आया है ना। इसमें जो नॉर्मल वाली बात है वो होनी ही नहीं चाहिए। जैसे मापनी स्केल की बात करें तो इसमें क्या है, नाम मात्र की मापनी होनी चाहिए, नॉमिनल, और या फिर क्रम सूचक जो ऑर्डिनरी होती है उस टाइप का होता है, तो डेटा पर भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। यानी थोड़ी बहुत है रैंक वगैरह ऐसी, तो सारी वो इसमें काउंट हो जाती है। फिर आती है सरलता की बात तीसरी। तो इसमें जो होता है ना प्राचलिक में, इसमें गणना आम तौर पर जो प्राचलिक जो हमने परीक्षण है उनके मुकाबले इसमें आसान होती है, जिन्हें हाथ के अंगुलियों या जल्दी जल्दी इसको हल किया जा सकता है, गिना जा सकता है, जो भी किया जा सकता है। तो ये इनके नियम को हमें ध्यान में रखना। अब इन नियम को देखते हुए इन प्रश्नों को पढ़ेंगे। ऑप्शन ए क्या कहता है, वे किसी भी प्रकार की मापनी पर प्राप्त मूल डाटा पर अनुप्रयुक्त किए जा सकते हैं। तो हमें यहां पर ध्यान देना है कि ऑप्शन जो ए है वो ए किस तरफ हमें खींच के ले जा रहा है। तो ऑप्शन संख्या ए हमारा रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ये किसकी बात कर रहा है, मापने की। फिर से आपको सुनाऊंगा, मापनी यानी स्केल क्या कहती है, इसमें नाम मात्र या क्रम सूचक यानी ऑर्डिनल डेटा के ऊपर प्रयोग किया जा सकता, जबकि ये तो क्या कर रहे, किसी भी प्रकार की मापने की बात कर रहा है, तो किसी भी प्रकार की मापनी पर नहीं, पर मूल डेटा। जब इसमें आए वहां सभी प्राचलिकता, तो वो सी गलत होते ही आपका उत्तर आ जा रहा था। इसमें भी ऐसा, तो ऑप्शन एक हमारा गलत हो गया, वे किसी भी प्रकार की मापनी पर नहीं होता हो प्राचलिक। इसमें नॉमिनल, नाम मात्र, क्रम सूचक, रैंक टाइप की ऐसी जो होती है ना, तो उन्हीं पर हो सकता है। तो ए ऑप्शन हो गया। तो हमारे ये एक ऑप्शन और चार ऑप्शन तो गए। अब दूसरा कहता है उन्हें प्रसरण की समरूपता होनी चाहिए। अब हमने ऊपर वाला देखा होगा, तो ये आपको अभी जो हमने बताया कि जो प्राचलिक है उसमें हमें प्रसरण की समरूपता होनी चाहिए, दोनों में ये एक ही ऑप्शन दिया है, तो ये यहां पर गलत हो जाएगा। तो दूसरा भी गया, ए और बी दोनों ही गलत हो गए, क्योंकि अब इससे तो ऑप्शन कट नहीं रहा, बी केवल ऑप्शन एक में ही था।
तो अब हम नेक्स्ट तीसरे की तरफ, सी की तरफ बढ़ेंगे। उन्हें किसी भी प्रकार के वितरण की आवश्यकता, तो अभी हमने इसमें नियम पूछा था, जो इसका वितरण का नियम, इन्हें सामान्य वितरण नियम की आवश्यकता नहीं होती, इसीलिए तो इसका नाम है वितरण मुक्त। यहाँ वितरण मुक्त से ही आपको देना, तो उन्हें किसी भी प्रकार की वितरण की आवश्यकता नहीं होती। ऑप्शन सी सही है। तो अब सी तो किस में, तीसरे में है ना, तो केवल सी और ई होगा, तो ये ऑप्शन, बाकी तो अपने आप चले गए। अगर आपको थोड़ा सा इसमें आप देखते किसी भी प्रकार की मापनी पर, तो अप्राचलिक के तो किसी भी प्रकार की हो ही नहीं सकती, वो गलत हो गया। और दूसरा, अगर ये वाला बी वाला भी आपको पता नहीं और सी आपको पता, तो भी आपका ये आंसर सही हो जाता कि उन्हें किसी भी विशेष प्रकार के विवरण की आवश्यकता नहीं होती। फिर डी है, यदि प्रतिदर्शी या यादृच्छिक रूप से चयनित किया जाता तो वे प्रयुक्त नहीं किए जा सकते, तो ये डी भी गलत हो गया, क्योंकि यादृच्छिक चयन तो सांख्यिकी का आधार है, उसका बाधक नहीं है, न कि उसमें बाधक हो सकता है, ये सांख्यिकी का आधार है, तो ये नई शब्द यहाँ पर नहीं आना चाहिए। ई क्या कहता है, ई फिर सही होगा। ये प्राचलिक परीक्षणों की तुलना में त्वरित और आसान होते हैं। अभी हमने पूछा कि इसका एक विशेषता है कि सरलता है। ये गणना में आमतौर पर हमने अभी बात की कि ये बाकी जो प्राचलिक परीक्षण है उसकी बजाय आसान होते हैं, हाथ से या फिर बहुत कम समय में जल्दी में इसको हम हल कर सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन संख्या 3 सही होगा। अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट जो है प्रश्न संख्या हमारे पास आ चुका है 10। प्रश्न संख्या 10 के अंदर सुमेलित कीजिए। तो ध्यान से देखना ऐसे प्रश्नों को कैसे सुमेलित करते हैं। ध्यान से आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, इनमें ये जो शोध के प्रकार है वो भी समझ में आ जाएंगे, कैसे खोजना है। एक बार में समझ में नहीं आया तो वीडियो को 2 से 3 बार भी देखें। तो पहला क्या, ए क्या बोल रहा है, 1900 से 1947 के बीच में भारतीय लोगों की जीवन शैली का अध्ययन करना है भाई। अब ये क्या एक टाइम की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, टाइम की बात हो रही है, भूतकाल की घटनाओं की बात हो रही है। तो जहां पर भी भूतकाल की घटनाओं की बात होगी तो वहां ऐतिहासिक शोध आएगा। ऑप्शन संख्या 3, तो 3 है तो 1 और 4 कट गए, 4 नहीं 1 और 3 कट गए, 1 और ये 3 कट हो गए, क्योंकि इनमें पहले में ऑप्शन मैच नहीं हो रहा, 1 का 3। फिर देखते हैं दूसरा कि सरकारी और गैर सरकारी कर्मचारियों की कार्य संतुष्टि में अंतर की सार्थकता का क्या करना है, परीक्षण करना है। परीक्षण प्रयोग, परीक्षण किससे संबंधित होगा, प्रयोग से, ये ध्यान रखना। परीक्षण और प्रयोग ये नहीं ना। अब यहां पर क्या होगा, परीक्षण और प्रयोग नहीं होगा, तो फिर क्या होगा, फिर को इसको ध्यान से पढ़ना है। ऑप्शन संख्या 2 क्या कह रहा है, सरकारी और गैर सरकारी कर्मचारियों की, यानी समूह की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, समूह की। 2 समूह की तुलना कर रहा है, एक तो सरकारी है और दूसरा गैर सरकारी कर्मचारी है। सरकारी कर्मचारी, गैर सरकारी कर्मचारी, दोनों की तुलना कर रहा है। और तुलना करने के लिए ये क्या कर रहा है, डेटा का विश्लेषण करता है। अब कार्य संतुष्टि के लिए अंतर की सार्थकता का परीक्षण कैसे करेगा, कि दोनों का सरकारी और गैर सरकारी कर्मचारी उनके डेटा है, डेटा का विश्लेषण करेगा। तो ध्यान रखना, जहां विश्लेषण होगा, विश्लेषण से याद रखना वर्णनात्मक शोध, तो इसका सही होगा वर्णनात्मक शोध। तो अब बी का 1, तो बी का 1 ऑप्शन संख्या 2 में ही है, ये राइट हो गया, ये तो कटा हो गया। अब पूरा 2 ऑप्शन में ये सोल्व हो गया, फिर भी आगे हम बात करेंगे। सी क्या कहता है, पुलिस कर्मियों के मानसिक स्वास्थ्य पर योगाभ्यास की प्रभावशीलता, यहां देखना प्रभाव, परीक्षण नहीं, प्रयोग भी हो सकता है, लेकिन थोड़ा यहाँ 2 समूह की बात है, यहाँ पुलिस कर्मी है, वहां पर तुलना हो रही थी, इस बात का ध्यान रखें। यहाँ पर योगाभ्यास का क्या है, योगाभ्यास एक स्वतंत्र चर है जिसको लागू करने से उसका क्या प्रभाव हो रहा है, वो प्रभाव देखा जा रहा है। तो जहां पर प्रभाव देखा जाएगा तो वो क्या होगा, प्रभाव हमेशा प्रयोगशाला में देखा जाता, तो यहाँ प्रयोगात्मक शोध होगा। कौन सा शोध होगा, प्रयोगात्मक शोध है।
फिर है वास्तविक स्थिति में जीवन के बारे में घूमतू लोगों की धारणा। तो फिर यहाँ पर नर जाति वर्ण जो ऊपर हमने बात की थी, वास्तविक स्थिति में जीवन के बारे में बात हो रही है, जीवन, संस्कृति, जीवन की पद्धति हो, तो किसकी बात कर रही है? ये घूमतू लोगों की धारणा जो एक स्थान से दूसरे जीवन के बारे में, यानी किसी विशेष समुदाय की यहाँ पर बात हो रही है। जब किसी विशेष समुदाय के संस्कृति है, उसकी जीवन पद्धति है, तो ये जहां पर होगा वहां पर क्या आएगा? जो आपका नर जाति वर्ण शब्द आएगा। अब हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 क्या कहता है? बोलता कि एनएपी 2020 दस्तावेज के अनुसार राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन यानी एनआरएफ किसके द्वारा अभिशासित किया जाता है? तो अभिशासित की बात की। अब सबसे पहले तो बात करें ये क्या काम क्या करता है। तो देखो, इसकी स्थापना देश में अनुसंधान यानी रिसर्च और नवाचार यानी इनोवेशन की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए की गई है, ताकि भारत में अनुसंधान यानी जो रिसर्च है उसकी पारिस्थितिकी तंत्र यानी उसके रीढ़ की हड्डी के उसको मजबूत किया जा सके, इसके लिए इसकी स्थापना की गई थी। अब इसमें तो सीधा सा है कि भाई सबसे लंबा कौन सा उत्तर है, तो वही इसका आंसर होगा ऑप्शन संख्या 3। विभिन्न क्षेत्रों के श्रेष्ठ शोधकर्ताओं और नवोन्मेषों वाले अभिशासक मंडल के चक्रानुसार द्वारा इसको अभिशासित किया जाएगा। अब हम बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है ये हिस्ट्री का प्रश्न आ गया वापस। उच्च शिक्षा के इसका अलग अलग सिलेबस है। प्रश्नों को आप किसी दिन अगर आपको आवश्यकता होगी तो मैं विश्लेषण भी करूंगा कि कहाँ से प्रश्न आते हैं, किस पार्ट से क्या वेटेज रहता है, कौन से इंपोर्टेंट है, वो भी बात करें। अब प्रश्न संख्या 12 कहता कौन सा विश्वविद्यालय वर्तमान में ओडिशा में स्थित है? ओडिशा, पहले उड़ीसा कहते हैं, उसका नाम भी बदल गया, अब ध्यान उसको ओडिशा कहते हैं। और वो पूछा कि बौद्ध शिक्षा का वो केंद्र था। हमारे सामने पहला ऑप्शन है नादिया का, कि नदिया, तो ये नदिया तो ये पश्चिमी बंगाल के अंदर है और ये पहले के समय तर्क शास्त्र में प्रसिद्ध था। फिर ये नालंदा और विक्रमशिला ये दोनों बिहार राज्य के अंदर स्थित है। तो फिर ऑप्शन 4 ही हमारा पुष्पगिरी। तो पुष्पगिरी है ये ओडिशा के, वर्तमान जो ओडिशा राज्य है उसके जाजपुर जिले के अंदर स्थित है और इसे 3री शताब्दी के आसपास में इसकी स्थापना हुई थी और ये प्राचीन भारत में बौद्ध विहार और शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 13 की ओर। निम्नलिखित, ये तो इन आयोग से संबंधित प्रश्न आते ही आते हैं, इनको तो आप याद ही कर लीजिए। इनका स्थापना वर्ष और काल कर, देखो नेट की एग्जाम में सबसे ज्यादा ऐसे ही प्रश्न आते हैं, मिलान करो या फिर वर्ष से संबंधित कालक्रम से संबंधित प्रश्न आपके बहुत पूछे जाते हैं, तो इनको थोड़ा ध्यान रखना। पहला ए है, इसमें कालक्रम पूछा, समय पीरियड, पहले किसकी स्थापना हुई, बाद में किसकी स्थापना हुई, ये बात उसने पूछी। तो नीति आयोग, तो हमें पता है कि नीति आयोग जो है उसकी स्थापना इसी योजना आयोग के स्थान पर हुई थी। और कब हुई थी कि 2015 में। मोदी जी पहली बार 2014 में जब सरकार बनी थी, उसके बाद में इसको योजना आयोग का नाम बदल करके नीति आयोग कर दिया था, है ना, जो सहकारी ढांचे को मजबूत करने के लिए जो भी हो। फिर दूसरा योजना आयोग, तो योजना आयोग की जो स्थापना है वो कब हुई थी, 1950। जो देश को सुव्यवस्थित रूप से विकास आयोजन के लिए ये योजना आयोग, इसने पंचवर्षीय योजनाएं चलाई, सब कुछ किया था, उसके लिए योजना आयोग की स्थापना की थी। देश आजादी के बाद जो तेज गति से विकास कर सके। फिर विश्वविद्यालय अनुसंधान आयोग यूजीसी, जो उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए इसकी स्थापना की गई थी। तो सबसे पहले यूजीसी की स्थापना 1953 में की गई थी और फिर इसको वैधानिक दर्जा 1956 में दिया गया।
फिर तीसरा इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च, जिसको हम कहते हैं ICSSR। तो इसकी स्थापना जो हुई है वो 1969 में हुई है। अब आपको देखना है कि हमें इन चार में से, मानो कि हमें दो का पता है कि भाई नीति आयोग तो सबसे बाद में ही बना है, तो नीति आयोग को हम क्या करेंगे, सबसे लास्ट में खींच के ले जाएंगे। तो ए कहाँ होगा, ए लास्ट में ही होना चाहिए, तो ये दोनों में लास्ट में, तो बाकी दो ऑप्शन 1 और 3 कैंसिल हो गए। फिर ये प्रश्न के अंदर ऑप्शन थोड़ा डिफिकल्ट है, फिर हमें देखना पड़ेगा योजना आयोग, तो योजना आयोग तो आगे ही होना चाहिए नीति आयोग से, तो दोनों में नीति आयोग से आगे ही है। फिर विश्वविद्यालय अनुसंधान आयोग का हमें याद होना चाहिए 1953-56, जो भी आपको याद हो, तो आपको पता होना चाहिए कि नीति आयोग इससे पहले ही आएगा। तो कौन से ऑप्शन, सॉरी योजना आयोग, योजना आयोग यहाँ पर, तो इसमें ऑप्शन 4 होगा, बी आएगा, फिर सी, फिर डी और ए, यानी सबसे पहले योजना आयोग की स्थापना इसमें है, फिर विश्वविद्यालय अनुसंधान आयोग यानी यूजीसी की, और उसके बाद में आएगा इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च की, और फिर है नीति आयोग की। कई प्रश्न इस टाइप के भी आते हैं जिनमें आपको 4 ऑप्शन भी याद रखने होते, तभी आपका इनका सॉल्यूशन आप निकाल पाओगे। अब ये नेक्स्ट जो प्रश्न है वो मोक्ष से संबंधित है। तो क्या कहता है, मोक्ष के बारे में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन का चयन करना। आपको 5 कथन है और फिर आपको पूछा कि सही विकल्प के उत्तर का आपको क्या करना है, इसमें चयन करना है। प्रश्न संख्या आपके पास 14 है। इसमें पहला प्रश्न है कि ब्लैक बोर्ड 1999 में गठित हुआ और 2004 में सार्वजनिक कंपनी में परिवर्तित हुआ। तो ये गलत है, पहले ये 1999 में नहीं, 1997 में हुआ, बाकी वो 2004 में इसको सार्वजनिक कंपनी के रूप में परिवर्तित किया, ये बिल्कुल सही बात है। फिर ये तो गलती हो गया, ये तो एक में ही था, तो ऑप्शन 1 ही कटा। फिर दूसरा, कनेक्टिविज्म एंड कनेक्टेड नॉलेज मोक कहा जाने वाला पहला पाठ्यक्रम था, तो ये बिल्कुल सही है, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल ही सही है। और वैसे भी 4 ऑप्शन में है, तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं। अब देखो 2008 में जॉर्ज सीमेंस और स्टीफन डाउन्स है, उन्होंने पहली बार कह सकते हैं कि कनेक्टिविज्म एंड कनेक्टेड नॉलेज को मोक का पहला कह सकते हैं, को प्रथम पाठ्यक्रम के रूप में उन्होंने माना था इन 2 व्यक्तियों ने। तीसरा कहता है स्टीफन डाउन्स ने 2012 में शब्द एक्स मोक दिया। वैसे इसने स्टीफन डाउन्स ने जो शब्द दिया था सबसे पहले वो सत्ता सी मोक, परंतु ये शब्द भी इन्हीं से जुड़ा हुआ माना जाता है, इसलिए ऑप्शन सी को भी सही माना जाता है। तो ये दूसरा कट गया, सी आते ही 2012 में, ये इसकी बात सही है कि सी ने, स्टीफन डाउन्स ने इस शब्द को दिया था, और इन्होंने एक्स मुक और सी मुक के बीच में अंतर को भी स्पष्ट किया था। जब अंतर स्पष्ट किया, इस शब्द को भी इन्होंने दिया, ऐसा माना जाता है। फिर आ गया हमारे पास अब 2 ऑप्शन है अभी भी। तो डी क्या बोल रहा है, डी बोल रहा है कि यहाँ पर दिसंबर 2012 में यूके ओपन विश्वविद्यालय द्वारा फ्यूचर लर्न का गठन किया गया, तो ये भी बिल्कुल सही है, डी। तो अब डी भी दोनों में ही है, तो ई को देखना पड़ेगा। 2013 में ओपन यूनिवर्सिटी यूएसए द्वारा ओपन स्टडी का गठन की, ये गलत है, क्योंकि ये जो ओपन टू स्टडी है इसका गठन ओपन यूनिवर्सिटी यूएसए ने नहीं गठन किया था, ओपन यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया ने इसका गठन किया था। बाकी सही है, 2013 में ही हुआ था, पर यूएसए की जगह क्या आएगा, इधर ऑस्ट्रेलिया आएगा। तो हमारा ऑप्शन होगा 3, बी, सी और डी। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न संख्या
यहाँ पर 15। फिर से सुमेलित करने वाला प्रश्न आया। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, माध्यमिक शिक्षा आयोग और भारतीय शिक्षा आयोग, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग और इधर इनके अध्यक्ष। ये शायद किसी एग्जाम में आया था, ये रिपीट हुआ है प्रश्न। तो इसमें आपको क्या करना, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, तो इसके कौन थे, डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। 1948-49 के बाद, देश की आजादी के बाद जो देश की शिक्षा व्यवस्था है उसको समीक्षा के लिए इसकी स्थापना की। माध्यमिक शिक्षा आयोग तो सीधा ही याद रख लेना, मुदालियर आयोग। तो इसके डॉक्टर एल मुदालियर थे, माध्यमिक शिक्षा से संबंधित था। तो अब देखते हैं हम कौन सा ऑप्शन सही बैठ रहा है। एक का तो 3 है, तो ये ऑप्शन 1 और 3 गलत हो गए, और बी का 4 हो रहा है, तो हमारा तो ऑप्शन आ ही गया, ये चौथा भी गलत हो गया। तो ऑप्शन संख्या तो 2 राइट होगा, बिल्कुल सही है इसका आंसर। फिर भारतीय विश्वविद्यालय आयोग, रेले कमीशन, तो इसकी स्थापना 1902 के अंदर हुई थी, इसके अध्यक्ष थॉमस रेले थे। वैसे माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952-53 में है, डॉक्टर एल मुदालियर। फिर तो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ही बच्चा है, तो इसका अपने सन सेम पित्रोद हो जाएगा। इसकी स्थापना 2005 में की गई थी। और इसके बाद में जब हम आगे बढ़ते तो ये NAP 2020 आया। तो ये एक क्रम है जो भारत के अंदर शिक्षा का जो विकास है वो डिस्पेस से लगा करके, इस क्रम को भी आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा। तो इस तरीके के प्रश्न आपका यहाँ पूछे जाते हैं। एक प्रश्न हमेशा इन विश्वविद्यालय से संबंधित आता है। अब है प्रश्न संख्या 16 हमारे पास। निम्नलिखित में से कौन सी संचार संप्रेषण बाधाओं से पार पाने की रीति है? बहुत ही इजीली प्रश्न है। देखो, एक दूसरे के साथ मतभेदों का सम्मान करें, एक दूसरे के साथ मतभेदों का सम्मान। संप्रेषण या संचार तभी टूटता है जब मतभेद होते हैं। अब यह मतभेदों का सम्मान करना मतलब उन्हें दूर करना है। मतभेदों का सम्मान करना मतलब उन्हें दूर करना, जो अवरोध है हमारे बीच में संचार के लिए, उन बाधाओं को हम दूर करें। तो ऑप्शन तो इसका 1 किसी होगा। बाकी अनुवाद का उपयोग करके ठीक है, थोड़ा हम समझ सकते हैं, लेकिन बाकी ये ऑप्शन गलत होगा। और कोई संप्रेषण संचार नहीं करना, ये तो बिल्कुल ही गलत है। और सुविधा के लिए अपनी भाषा का नहीं, ये भी नहीं बैठेगा। ठीक, तो ऑप्शन संख्या 1 इसके ऊपर हमारा सही होगा 16। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 17। ये तो बिल्कुल इजी प्रश्न, काफी अच्छे प्रश्न आते, फिर भी विद्यार्थी इस पेपर की जो पहला खंड है उसमें क्लियर नहीं कर पाते। इसको जो कंपलसरी आपको नंबर लाने होते वो ला नहीं पाते। ये है कागज के आविष्कार से पूर्व लोग किस पर लिखते थे? आम के पत्तर पर नहीं, कमल पर नहीं, केला पर। ये जो सीधा सा उत्तर ताड़ पत्र पर लिखते थे, है ना, इसको ताड़ पत्र बनाया जाता था पेड़ से, तो इसके ऊपर लिखते थे। इसके अलावा ताड़ पत्र नहीं होगा, इसकी जगह ऑप्शन में आ सकता भोजपत्र भी होता है ना, बृहस्पति। इसके अलावा किस पर लिखते थे लोग? पत्थरों पर लिखते थे, जिसको शिलालेख कहते हैं। अशोक के शिलालेख तो खूब प्रसिद्ध है। इसके अलावा ताम्र पत्रों पर लिखते थे। तो ये बात आप थोड़ा, ताड़ पत्र, भोजपत्र, पत्थरों और ताम्र पत्रों, इस पर कागज के आविष्कार से पहले लोग लिखते थे। अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न, ये भी उतना कोई हार्ड नहीं है, थोड़ा सा समझे तो ये प्रश्न बिल्कुल इजी तरीके से कि शेनन वीवर मॉडल के अनुसार संचार प्रक्रिया के नियम। इसमें थोड़ा सा शब्द है ना, वो थोड़ा अलग टाइप के, बस इन शब्दों को ही हमें समझना। पहला है प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक। तो फीडबैक क्या करता है? फीडबैक वैसे ये शेनन वीवर मॉडल का हिस्सा नहीं है, फिर भी ये ऑप्शन में दे दिया जाता है। और हमेशा फीडबैक तो सबसे अंत में लेता है, सारी प्रोसेस पूरा हो जाता है तब रिस्पॉन्स यानी लोगों की प्रतिक्रिया ली जाती है। जब संसार पूरा हो जाता है तो उसको प्रतिपुष्टि या फीडबैक कहते हैं। फिर है गंतव्य। गंतव्य का मतलब जहां संदेश पहुंचता है तो उसको गंतव्य कहते हैं। फिर है प्राप्ति। प्राप्ति का मतलब होता है रिसीवर या कि डिकोडर, जो सिग्नल को संदेश में वापस बदलता है।
उसके फिर संप्रेषक, संप्रेषक मतलब ट्रांसमीटर या एनकोडर भी इसको कहते हैं। ये क्या करता है कि इस संदेश को सिग्नल में बदलता है। उसके बाद है स्रोत। तो स्रोत को हम सोर्स या सेंडर भी बोलते हैं, भेजने वाला। जहां से संदेश भेजा जाता है, जहां से संदेश उत्पन्न होता है, तो उसको ये होता है। तो इसका ऑप्शन उल्टे क्रम में, ये पहले आएगा ई, फिर डी, सी, फिर आएगा बी और फिर आएगा ए। तो इस ऑप्शन में इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन संख्या 2 सही होगा। ई, डी, सी, बी और ए। ये 1949 ईस्वी के अंदर स्थापित किया गया क्या था? शेनन रिवर मॉडल, जो संसार प्रक्रिया का एक रैखिक मॉडल है। कैसा मॉडल में? एक रैखिक, इस रेख से चलता है। स्रोत, संप्रेषक, स्रोत यानी जो सेंडर होता है, संदेश जहां पे भेजा जाता है, संप्रेषक इसको क्या करता है? संदेश को सिग्नल में बदल देता है, फिर प्राप्ति वाला वापस इस सिग्नल को संदेश में बदल देता है, और फिर गंतव्य यानी जहां तक हमें पहुंचाना होता पहुंच जाता, फिर प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक ले लिया जाता है। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट आगे। यहां पर प्रश्न संख्या हम 19 तक पहुंच चुके हैं। निम्नलिखित में से कौन से संसार के प्रकार है? देखो संसार काफी तरीके, ये प्रश्न भी बिल्कुल इजी है। सही उत्तर सुनना है आप। देखो समूह तो बिल्कुल संसार है, समूह के अंदर ही तो संसार किया जाता है ना। जब कई लोग एक साथ बैठकर संवाद करते तो उसे समूह संसार कहते। सपन देखना तो नहीं, नींद में होते तो तभी तो सपने दिखाई देते हैं, तब हम कोई संसार नहीं कर रहे होते, संप्रेषण नहीं कर रहे होते हैं, इस बात का कोई संवाद नहीं करते। तब हम सुसुप्त अवस्था में वो सारा होता है अपने आप। फिर है तीसरा अंतर्व्यक्तिक, बिल्कुल ये सही है, अंतर्व्यक्तिक। अंतर्व्यक्ति मतलब दो व्यक्तियों के बीच में संवाद होता है। इतने व्यक्तियों के बीच में अंतर्व्यक्तिक का मतलब ध्यान रखना, दो व्यक्तियों के। और अंतराव्यक्तिक ये भी सही है, ये एक व्यक्ति संवेग के साथ, खुद के साथ में जब हम संवाद करते हैं या हम किसी विषय पर चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, तो उसे अंतराव्यक्तिक कहते हैं। ये प्रकार होगा पठन नहीं। पठन में भी किसी भी प्रकार का संवाद नहीं होता, हम अंदर ही अंदर मन में ही पढ़ते पर संवाद नहीं होता। क्योंकि अंतराव्यक्ति में खुद के साथ भी हम संवाद करते हैं चिंतन के द्वारा। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ए, सी और ई। ए, सी और ई। तो ऑप्शन संख्या कौन सा सही हो जाएगा? 1, ए, सी और ई। नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे। प्रश्न संख्या 20 है, ये भी सुमेलित करने वाला, बिल्कुल इजी प्रश्न, कोई दिक्कत वाली इसमें बात ही नहीं। पहला पूछा सोशल मीडिया। ध्यान रखना सोशल मीडिया में हम क्या यूज करते हैं? फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है ना, थ्रेड वगैरह, जो भी ट्विटर वगैरह, ये सारे सोशल मीडिया। पर यहाँ जब ऑप्शन देखेंगे तो मेटा, तो मेटा के ही तो ये बाकी प्लेटफॉर्म है, फेसबुक वगैरह, थ्रेड, व्हाट्सएप है ना, इंस्टाग्राम, ये सब किसके? मेटा प्लेटफॉर्म। तो कभी कभार थोड़ा घुमाकर भी दे दिया जाता, तो हमें इसका सी कहते हैं तीसरा सही होगा। एक का सोशल मीडिया मेटा प्लेटफॉर्म। तो किसमें है? ये 2 गलत हो गए, 1 और 2 में 3 है। फिर वेबसाइट, तो वेबसाइट क्या करती है? वेबसाइट क्या करती है? विशेष विषय वस्तु के बारे में। किसके बारे में करती है वेबसाइट? जो विशेष विषय वस्तु होती है उसके बारे में इंटरनेट पर कोई पेज या पेजों का संकलन होता। बिल्कुल इजी है, तो ये भी ऑप्शन 2 सही होगा। 1 तो गलत हो गया। अच्छा, फिर ईमेल क्या? इंटरनेट के माध्यम से लंबे संदेश भेजने की विधि, जिसमें अटैचमेंट भी जुड़ सकते हैं, कोई अटैचमेंट यानी फाइल, फोटो, जो भी हम जोड़ सकते हैं। और फिर एसएमएस, एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में लघु टेक्स्ट संदेश भेजते हैं। एसएमएस का मतलब भी होता है शॉर्ट मैसेज सर्विस। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। फिर से मैथमेटिक के प्रश्न आगे, गणित के। चलो इसका भी सॉल्यूशन करते हैं। देखो यहां पर क्या PACE और इसका लिखा हुआ 256, 19 और 25।
तो इसको क्या करना, हमेशा आपको इसका क्रम याद होना चाहिए अक्षरों का। ABCD के अंदर इन अक्षरों का कौन सा क्रम है। देखो शुरुआत से क्रम A की तरफ से कौन सा क्रम है और उल्टा Z की तरफ से कौन सा, दोनों टाइप का क्रम आपको इसमें याद होना चाहिए। प्रश्न किसी भी टाइप का पूछा जा सकता है। तो P का देखेंगे तो हम कौन सा नंबर आता है, P 16 नंबर पर आता है। फिर हम देखते हैं कि A, तो A का तो एक ही नंबर है, C 3 नंबर पर है और E 5 नंबर। तो हम देखते हैं कि इसका 25 देखा तो ये 5 का स्कोर किया, 25 हो गया। 3 का स्कोर हो गया 9, 25 से आगे 9 है। 1 का स्कोर 1 होता, 16 का स्कोर किया 256। तो इस तरीके से ये बना। तो BAL बॉल को भी हम इस तरीके से बना देंगे, है ना। तो B मतलब 2 का स्कोर क्या आ गया 4, है ना। तो ये ऑप्शन संख्या 2 कट गया, बाकी सब में 4 4 है। फिर A, तो A 1 पर, ये कौन सा क्रम ABCD में 1 का 1, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा। तो 1 तो तीनों में ही है, तो भाई अभी भी उत्तर नहीं आ रहा। तो फिर L कितने नंबर पर आता है, L यानी 12, 12 का कितना हो गया वर्ग 144। फिर L तो 144 देख लो, 4 1 144, 144 किस में है, तो ये ऑप्शन संख्या 1 सही होगा इसका। तो बिल्कुल इजी प्रश्न था, थोड़ा समझना ही था हमें। हाँ, ये प्रश्न थोड़ा सा माइंड का घम चक्कर करने लायक प्रश्न है। प्रश्न संख्या 22। थोड़ा समय भी ज्यादा होगा, इस प्रश्न के साथ में हम वीडियो को एंड करेंगे। और जो पहला पार्ट है जनरल वाला, जनरल पेपर का, इसका दूसरा पार्ट भी मैं अगले जो इसके प्रश्न है वो लेकर के भी दूसरे पार्ट में हम सॉल्यूशन करेंगे। और फिर हिस्ट्री वाला पार्ट अलग से सॉल्यूशन करेंगे, उसके भी हिस्ट्री वाले पार्ट्स के भी 2 भाग करेंगे, क्योंकि वीडियो फिर ज्यादा लंबा हो जाता है। अब देखो इसमें क्या पूछा, एक दुकानदार 60 रुपए प्रति किलो की लागत पर दूध क्रय करता, खरीदता, इसका क्रय मूल्य 60 रुपए, फिर उसमें पानी मिला देता जिसका कोई पैसा नहीं लेता, और फिर वो ग्राहक को 62 रुपए प्रति किलो के मूल्य पर बेच देता और 10% लाभ कमाता है। कितने परसेंट, 10%। वैसे तो इसको आप देख के भी कर सकते हैं भाई, 10% लाभ कब कमाएगा, तो ये सबसे कम वाला ऑप्शन कौन सा है कि 31:2 आपका सही हो जाएगा। इसमें पूछा दूध और पानी, मिश्रित पानी करता या मिलाता है, तो इनका अनुपात आपको देखना, उसमें दूध कितना अनुपात है और मिश्रित पानी। और थोड़ा और भी कॉमन सेंस हम यहाँ करें तो भी, जब आपको नहीं आता तो किसी न किसी का रिलेटेड कर देने का है कि भाई ये है ना, तो 62 है तो 31 दूना 62 हो ही जाता है, इसको ऐसे करके। जैसे भी आप, एक ये लॉजिक है, जब आपको नहीं, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग होता नहीं है, तो इस तरीके से करके आप कर सकते हो। बाकी क्या करना, देखो यहाँ पर 60 रुपए किलो है, कितने में लेता है 60 रुपए किलो। अब कितना वो लाभ कमाएगा 10%, तो 60 का 10% लाभ कमाएगा, मतलब उसको कितने में बेचना होगा 66 रुपए में, जबकि ये बेच कितने में रहा है पानी मिलाने के बाद में 62 रुपए में। कितने में बेच रहा है 62 रुपए में, यानी दोनों के बीच में कितने के इसके 4 रुपए का डिफरेंस। तो जो 4 रुपए का जो डिफरेंस है, इसको 10% लाभ कमाना है, 60 रुपए में खरीदता है, इसको 66 में बेचना चाहिए, ये 62 रुपए में बेच रहा है, तो बीच में कितने रुपए कम हो गए, 4 रुपए कम हो गए। अब जो 4 रुपए का जो अंतर है, इस 4 रुपए के अंतर को हम किसके साथ में करेंगे, इस 62 के साथ इसका अनुपात निकाल लेंगे। 62 के अंदर 2 का भाग गया 31, और 4 के अंदर 2 का भाग गया 2, तो 31:2 आ गया। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, कमेंट कीजिए अधिक से अधिक, ताकि हमें पता चले। आप जो भी गलती हो उस गलती को बताइए, है ना। खूबियां तो चलो करनी तो आप कर सकते हो, लेकिन गलती जरूर बताए ताकि सुधार किया जा सके, है ना। और